हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं शिवम केसरवानी आप सभी को डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर इशू रिलेटिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर लेकर आए हैं। आशा करते हैं यदि आप बड़ी तल्लीनता से, बड़ी शांति से ये पूरा वीडियो देखते हैं तो यह चैप्टर आपको बड़ी सहजता और सरलता समझ में आ जाएगा और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़ी सरलता और सहजता से इसका उत्तर दे पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि यह इस टॉपिक का स्टैंडर्ड जो है वो यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी लेवल के स्तर तक ले जाएं और आप बड़ी सरलता से आप तक यह टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर इकोनॉमिक्स जो है स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी यह अवधारणा रहती है कि काफ़ी टफ होता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि बड़ी सरलता और सहजता से ये आपको समझाने का प्रयास करें। आज का जो चैप्टर है इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि दोनों एक ही है, लेकिन आप जानते हैं कि अब नए समय से अब इसे दोनों को अलग अलग माना जाता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग पहलू हैं। इसके मापन के अलग अलग विधियाँ हैं। इसके अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रभाव को देखा जाता है। आज हम इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। इसको मापने की तमाम जो विधियां हैं उसको देखेंगे। इससे समस्त क्या चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में भी देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए समय बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे आर्थिक समृद्धि क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। देखिए सीधा सीधा अर्थ इसका निकलता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से जो तात्पर्य होता है उसका तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य सीधा है कि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक वृद्धि कैसे हो रही है। जैसे आप एक साधारण उदाहरण से ये समझ लीजिए, यदि आपके पास 100 रुपये थे और कुछ समय बाद वो बढ़कर 110 रुपये हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे पैसे का आर्थिक रूप से समृद्धि हुआ है, अर्थात वो वृद्धि हो गया। ठीक उसी प्रकार देश के संदर्भ में देखा जाए, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी देश की सड़कों की लंबाई बढ़ जाना, बंदरगाहों की संख्या बढ़ जाना, अवसंरचना का विकास हो जाना, अनेक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो जाना, इसी को हम आर्थिक समृद्धि कह देंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए कि पहले जो है सड़कों का विकास कम था भारत में, अब धीरे धीरे समय के साथ सड़कों का विकास हो रहा है, गांव-गांव तक जो है सुविधाएं पहुंच रही हैं। इसी को आप कहेंगे आर्थिक समृद्धि हो जाता है। पहले जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में ये महत्वपूर्ण कारक माना जाता था कि किसी देश का कितना आर्थिक समृद्धि हुई, लेकिन आप जानते हैं अब के समय में आर्थिक समृद्धि को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आर्थिक विकास को महत्व दिया जाता है। आर्थिक विकास से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन से, अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ। गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य है क्या वहाँ के रहने वाले आम जनमानस तक सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हुई कि नहीं, सब तक शौचालय उपलब्ध हुआ कि नहीं, सब तक पीने के लिए स्वच्छ जल है कि नहीं, लोगों का रहन सहन कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, खान पीन कैसा है, पोषण स्तर कैसा है। इन सब को जब सभी डायमेंशन को देखा जाता है और इन सब के आधार पर जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। तो मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ पा रहा हूँ कि आप आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दोनों में अंतर कर पा रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक समृद्धि को हम देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि किसी देश की कैसे मापते हैं कि किसी देश में आर्थिक समृद्धि कितना हुआ है। इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई और जीवीए। इनके माध्यम से किसी भी देश की हम जो है देखने का प्रयास करते हैं कि उस देश में आर्थिक समृद्धि की क्या स्थिति है। आप जानते हैं कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई और अब जो जीवीए जो 2015 से भारत में इसकी गणना शुरू हुई है, उसकी गणना एनएसओ भारत की एक संस्था है इसके द्वारा करता है। आप जानते हैं कि इससे पूर्व इसकी जो गणना होती थी वो सीएसओ एक मंत्रालय था उसके तहत होती थी, पर अब जो है इसकी एनएसओ जो है गणना करता है। बाकी आर्थिक विकास के संदर्भ में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इनके विषय में समझते हैं। जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई, जीवीए के संदर्भ में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का तात्पर्य किसी देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित समस्त उत्पादों से। उदाहरण के तौर पर कि भारत है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है। भारत में इस पूरे क्षेत्र में
जो भी वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन होगा, जो उसका मौद्रिक मूल्य होगा, उसी को हम जीडीपी कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि भारत में एक वर्ष के अंदर 100 रुपये का उत्पादन होता है किसी वस्तु का, सेवा का, तो हम कहेंगे भारत का जो जीडीपी है वो 100 रुपये है। सामान्य तौर पर इसे केवल इस तरह पर समझा, उस देश की जो है उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जहां उसकी संप्रभुता है। इसके अलावा इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन जो होता है उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। पोलर रीजन, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उसको सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देश के बाहर विदेशों में जो डिप्लोमेटिक ऑफिस खोले जाते हैं, जो राजनीतिक जो है ऑफिस होते हैं, उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा आउटर स्पेस और डीप स्पेस इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके अंतर जो है देश के विगत होने वाले कुल उत्पादन मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। यहाँ वित्तीय वर्ष का तात्पर्य जितने समय में किसी देश की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, इसे ही फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च है और इसकी शुरुआत 1967 से हुई थी। जबकि जानते हैं कि बैंकिंग और कृषि का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से 3 जून तक होता है। आमतौर पे जानते हैं कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, जो वैश्विक वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। लेकिन भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। भारत की जो जीडीपी बनती है, भारत की भारत की जो बजट रखा जाता है, वो भी इसी वार्षिक आधार पर रखा जाता है। भौगोलिक सीमा के अंदर पहले ही हम समझ चुके हैं कि जिस क्षेत्र में किसी देश का संप्रभुता प्राप्त हो। मौद्रिक मूल्य से तात्पर्य जिसे मुद्रा में मापा जा सके। आइए समझते हैं ग्रोथ रेट संगणन कितना बड़ा है, जीडीपी प्रतिवर्ष कितनी है। ग्रोथ रेट इसी आधार पर निकाला जाता है। ग्रोथ रेट से तात्पर्य समृद्ध संसाधन कितना बढ़ रहा है, जीडीपी में प्रतिवर्ष कितनी की समृद्धि हो रही है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या है? सीधा सीधा किसी देश के नागरिकों के द्वारा पूरी दुनिया में किया गया कुल उत्पादन, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में किया गया उत्पादन। अगर कोई देश का नागरिक है, वो किसी भी क्षेत्र में है, वो जो उत्पादन करता है तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इसमें नागरिकों के द्वारा देश के अंदर उत्पादित किया जाए वस्तु जोड़ा जाएगा, प्लस नागरिकों के द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन को जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत उन मदों को हटा दिया जाता है जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर किसी वस्तु का उत्पादन, किसी सेवाओं का उत्पादन करती हैं, उसे जो है नहीं जोड़ा जाता। इसी को एनएनपी कहा जाता है। एनएनपी आप जानते हैं जीडीपी से मूल्य को घटा दिया जाता है, तब उसे एनडीपी कहा जाता है। एनडीपी क्या है समझने का प्रयास करते हैं। जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो उसी को एनडीपी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार एनएनपी जब जीएनपी से डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो उसी को एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं पीसीआई क्या होता है। पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, यानी देश में प्रति व्यक्ति आय को ही पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पीसीआई के अंतर्गत देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है और जो भी आता है उसे जो है पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसके आधार पर किसी भी देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है इसे समझने का प्रयास किया जाता है। आइए समझते हैं जीवीए क्या होता है। जीवीए सकल मूल्य संवर्धक होता है। जीवीए में जब जीडीपी से टैक्स और सब्सिडी घटा दिया जाता है तो उससे जीडीपी से जब टैक्स और सब्सिडी को घटाया जाता है उसी से जीवीए प्राप्त होता है। भारत सरकार जो है आर्थिक जो विकास का जो गणना है, भारतीय जीडीपी की गणना जीवीए के आधार पर भी करती है। 2015 से पहले आप जानते थे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकाला जाता था, परंतु 2015 के बाद से भारत में जीडीपी मार्केट प्राइस के आधार पर निकाला जाता है, जिसमें जो है वस्तु और सेवाओं के साथ साथ उस पर लगने वाले कर को भी जोड़ा जाता है। वस्तु और सेवा बनाने में किया गया कुल क्रम। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट को मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तु और सेवाओं को आगत में से निर्गत में बदलने के लिए जो कुछ भी इनपुट किया जाता है वही जो है कॉस्ट कहलाता है। कॉस्ट दो प्रकार से हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत ऐसे होते हैं जो वस्तु बनाने पर किया गया वस्तु। मार्केट कॉस्ट क्या होता है कि वस्तु के उत्पाद में टैक्स
जो भी जोड़ा जाता है उसको मार्केट टैक्स कहेंगे। अब यहाँ पर फैक्टर टैक्स कॉस्ट में दो चीज़ सम्मिलित हो सकते हैं, प्राइमरी कॉस्ट और सेकेंडरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट जैसे लैंड्स, लेबर, कैपिटल, उद्यमी में किया गया खर्च, और सेकेंडरी कॉस्ट क्या होता है जैसे बीमा, सुरक्षा, परिवहन और बैंकिंग पर किया गया खर्च जो है सेकेंडरी कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। किसी भी वस्तु का जब मूल्य निर्धारित किया जाता है उसमें जो है मार्केट प्राइस कैसे निर्धारित होता है, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट जोड़ा जाता है, फिर मार्केट कॉस्ट, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाता है और इस आधार पर किसी भी देश की किसी भी वस्तु और सेवाओं का जो है मार्केट मूल्य निकाला जाता है। भारत में जो जीडीपी की गणना होती है वो मार्केट मूल्य यानी कि जीवीए के मार्केट मूल्य के आधार पर निकाला जाता है। चलिए आइए भारत में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में 1990 से 2021 तक जीडीपी की क्या व्यवस्था थी, इस आधार पे भारत में किस प्रकार इसको डिवाइड किया गया है। आप जानते हैं 1950 से 1980 तक भारत में की जो अर्थव्यवस्था का विकास दर था, भारत की जो जीडीपी थी वो बड़ी धीमी गति से बढ़ रही थी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता था। इस दौरान भारत की जो जीडीपी थी वो 3 से 3.5% की दर से वृद्धि हुई, जबकि भारत की जीडीपी 1980 से 2000 के मध्य निष्ठुर समृद्धि दर या विषमता बढ़ाने वाला दर कहा गया, जिसे 5 से 6% तक वृद्धि हुई। और 2020 से 2022 तक 2000 से 2020 तक जो है जॉबलेस रोजगार विहीन समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 6 से 7% भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है ग्रोथ रेट रहा। समझने का प्रयास करेंगे हिंदू समृद्धि दर क्या था। आप जानते हैं 1950 से 1980 के बीच भारत की जो अर्थव्यवस्था था उसका विकास दर काफ़ी निम्न था, काफ़ी धीमी गति से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। इस दौरान जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है खुली हुई नहीं थी, जो है निर्यात आयात पर प्रतिबंध था, सामाजिक अर्थव्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिस कारण भारत में अर्थव्यवस्था काफ़ी विकास दर काफ़ी निम्न था। इसे हिंदू समृद्धि दर कहे जाने का एक मुख्य कारण ये है कि इसके पीछे हिंदूवादी मानसिकता को माना जाता है कि इस दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था का विकास दर इतना कम था, उसके पीछे हिंदूवादी मानसिकता पर माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में हिंदूवादी जो मानसिकता थी संतोषम परम सुखम पर आधारित थी, अर्थात संतोष के आधार पर न्यूनतम संसाधनों पर आधारित जीवन जीने की जो इच्छाएं थी, जो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता थी, उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान 1950 से 1980 के दौरान काफ़ी धीमी गति से बढ़ रही थी। इसीलिए इसे हिंदू समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। फिर आप समझते हैं निष्ठुर समृद्धि दर क्या है। 1980 से 2000 के बीच अर्थव्यवस्था आप जानते हैं इस दौरान भारत 5 से 6% के आर्थिक विकास दर के दौरान तेजी से ग्रोथ करता रहा, लेकिन इसे निष्ठुर समृद्धि दर कहा गया, रूथलेस ग्रोथ रेट कहा गया, क्योंकि इस दौरान भारत में बड़ी तेजी से विषमता बढ़ी। ग्रामीण और शहरों में बड़ी तेजी से खाइयाँ बढ़ी, अमीर वर्ग गरीब वर्ग में खाइयाँ बढ़ती चली गई, शिक्षित वर्ग अशिक्षित वर्ग में अंतर होने लगा, और इस दौरान भारत में तेजी से जो है विषमता बढ़ी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत दो देश है, एक इंडिया है और एक भारत जो आज भी गाँव में भी निवास करता है, जबकि इंडिया शहरों का चमक धमक वाला देश कहलाता है। तो इस दौरान भारत में बड़ी तेजी से असमानता बढ़ी। इस दौरान आप जानते हैं कलर टीवी 1982 में आया, कंप्यूटर 1995, पीसी 1988, मोबाइल सेवा 1995, इंटरनेट 1999 और वेब आधारित 1996 जो है इसकी शुरुआत हो गई। इसके अलावा पार्ट 3 हम समझते हैं 2000 से 2020 के दौरान जो आर्थिक समृद्धि दर थी उसे रोजगार विहीन समृद्धि दर कहा गया, क्योंकि इस दौरान अर्थव्यवस्था 6 से 7% की तीव्र गति से तो बढ़ी, लेकिन इस दौरान जो है रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 26 जुलाई 1991 को जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जो है देश में उदारीकरण को प्रोत्साहित दिया तथा निर्यात आयात को प्रोत्साहित देने लगे तथा भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया, तब विदेशों से तमाम कंपनियां बड़ी तेजी से भारत के साथ आई, वैश्वीकरण हुआ। इस दौरान भारत में बड़ी तेजी से विदेशी कंपनियां आई और उनका उत्पाद करने लगी। जीडीपी का तो विस्तार हो गया, परंतु भारत में रोजगार उस मायने से उस गति से नहीं बढ़ पाए। इसीलिए कहा जाता है इस दौर को रोजगार विहीन समृद्धि दर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को तो खूब विकास हुआ,
परंतु देश में रोजगार की वृद्धि नहीं हुआ। आर्थिक समृद्धि के मापन में हम कमियां ये देख लेते हैं फटाक से कि आर्थिक समृद्धि को मापने में हमने जो भी कमी देखा, जीडीपी, जीवीए, एनएनपी, एनडीपी, जीवीए, इसमें क्या क्या कमियां हैं सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जिन गतिविधियों को वाणिज्यीकरण नहीं हो पाया उनकी गणना नहीं की जाती। तो इस प्रकार हम देखते हैं जीडीपी इन आर्थिक समृद्धि के जब मापन में इस प्रकार करते हैं तो हम देखते हैं कि एक कमियां ये निकल के आती है कि जिन गतिविधियों का वाणिज्यीकरण नहीं होता हम उनका मापन नहीं करते। उदाहरण के तौर पर यदि किसी गतिविधि से देश में खुशहाली बढ़ती है, देश में जो है मानसिक जो है शांति मिलती है, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, तो उसको आकलन जो है पर्यावरण इस आकलन में नहीं करते। इसके अलावा जिन वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है उनकी गणना नहीं हो पाती। जिन वस्तुओं और सेवाओं का सीधे उपयोग हो जाता है, लेखांकन नहीं होता, उनका मापन नहीं हो पाता। बहुत से भारत में उत्पाद हैं जिनका बाजार तक नहीं पहुंच पाते, वो सीधे जो है उत्पादित होकर मनुष्य जो है मानव द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं। ऐसे उत्पादों का जीडीपी में हम गणना नहीं कर पाते। इस प्रकार यह जो है क्षेत्र अछूता रह जाता है। इसके अतिरिक्त एक इसकी कमी ये भी है कि आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण संरक्षण की गणना नहीं हो पाती। पर्यावरण के क्षेत्र में आप जानते हैं कि वर्तमान समय पर्यावरण चुनौतियों से गंभीर रूप से झेल रहा है, संकट से झेल रहा है। इस क्षेत्र में तमाम देश पर्याप्त संस्थाएं द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जो भी प्रयास किए जाते हैं, जो भी खर्च किए जाएंगे, जो भी इनपुट किए जाएंगे और उससे जो आउटपुट प्राप्त होगा उसका जो है गणना जीडीपी, जीएनपी इस तरह के आर्थिक समृद्धि में नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं इसी के आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है कि पर्यावरणीय जो हमें प्रभाव प्राप्त हुआ, पर्यावरणीय जो हमें अच्छाइयाँ प्राप्ति हुई, उसकी गणना इसमें नहीं की जाती। आर्थिक समृद्धि में बंधुत्व, भाईचारे जैसे सांस्कृतिक प्रोत्साहन को भी गणना नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ मूल्य को गणना की जाती है, किसी देश में कितना विकास हुआ इसके आधार पर करना चाहिए। इसी आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एन कैनेडी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि जीडीपी में उन चीज़ों की गणना नहीं करता जो राष्ट्र को आगे ले जाती है। इसमें केवल पैसों की गणना की जाती है जो किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को पोषक का घात, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का तो घोतक कदापि नहीं हो सकता। इसी आधार पर आर्थिक समृद्धि की गणना पे आलोचना की जाती है और तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास के एक नए दौर, एक नए तरीके को ईजाद करने का प्रयास किया। अगर इसी का जो विकास हुआ उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वास्तव में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितना विकास हुई, उसका स्तर क्या है, इसका सही मापन अगर किया जाना चाहिए तो वह आर्थिक विकास के आधार पर होता है, क्योंकि इसमें गुणात्मक परिवर्तन देखा जाता है कि वास्तव में उस देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास है, वहाँ तक के लोगों में कितनी खुशहाली है और आम जनमानस लोगों का जीवन स्तर कितना बेहतर है। जब इस आधार पर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करेंगे तो वास्तव में वो सही अर्थों में उसका आकलन होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक विकास को मापने के कौन कौन से पैमाने हैं, कौन कौन से आधार हैं। इसमें सबसे पहला है HDI, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दूंगा, जितने भी आर्थिक समृद्धि का जो संग्रह था उनका जो मापन होता था वो देश के अंदर बाहर प्रत्येक देश अपने अपना करता है। भारत में आर्थिक समृद्धि की गणना भारत की सरकार करती है, जबकि जो आर्थिक विकास का मापन होता है यह UN द्वारा किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। आइए इसको हम एक एक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जिसकी शुरुआत सन 1990 से हुई। GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक विकास सूचकांक, जिसकी शुरुआत 1995 से। ठीक इसी प्रकार GEM, जेंडर अनइक्वायरमेंट मेजरमेंट, लैंगिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट मेजरमेंट, लैंगिक सशक्तिकरण मापन। TAI, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। इसके अलावा GWI, जेंडर वेलबींग इंडेक्स। GI, लैंगिक असमानता सूचकांक। MPI, मौलिक डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इनके विषय में समझने का प्रयास कर लेते हैं, एक एक समझने का प्रयास करते हैं ये क्या होता है, इनके विषय में गणना कैसे की जाती है ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं NDP, GDP क्या होता है। GDP 1990 से UNDP द्वारा विकसित किया गया है और इसका विकास का जो श्रेय जाता है पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब अल हक और भारत के अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन
इसके अलावा डॉक्टर सिंगर सेन, इन तीनों ने मिलकर एसडीआई का जो है मापने की एक विधि बताई और उन्होंने बताया कि किसी भी देश के विकास, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मापन जो है एसडीआई के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें 3 इंडिकेटर्स, 3 सूचकांकों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, अर्थात उस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कैसी है। आप जानते हैं इसकी जो मापन है वो यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। जो दूसरा सूचकांक इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है वो है नॉलेज, जो यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 चीज़ों को रखा जाता है कि उस देश में स्कूलों में उस देश के आम नागरिकों द्वारा स्कूलों में बिताया गया कुल कितना समय है और स्कूलों में अटेंडेंस कितना है। और तीसरा चीज़ जो मेजर किया जाता है वो है लाइफ स्टैंडर्ड, यानी जीवन स्तर कैसा है। इसका मापन वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। इन तीनों सेगमेंट्स को जब हम मिलाकर देखा जाता है तो उसके आधार पर एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है और हर देश की बताया जाता है कि इस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना है। लाइफ स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइफ स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि लोगों को जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं हैं क्या वो मिल पा रहा है कि नहीं। इस आधार पर देखा जाता है कि लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ की मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है, ये उपलब्ध है कि नहीं। भोजन के स्तर पर केवल भोज्य पदार्थों को ही नहीं देखा जाता बल्कि उसमें देखा जाता है क्या भोजन में पोषण स्तर उपलब्ध है, सब तक जो है सरलता और सहजता से भोजन उपलब्ध है कि नहीं। देश में गरीबी का इंडेक्स कितना है, इसको मापा जाता है। पढ़ने के लिए क्या सबको तक सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड उस देश में अच्छा है, दवाई, इंटरनेट, इन सब की क्या व्यवस्था है। इस आधार पर किसी भी देश की लाइफ स्टैंडर्ड मापा जाता है। और जब लाइफ स्टैंडर्ड, नॉलेज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ तीनों को देखा जाता है, इस तीनों को जोड़कर और डिवाइड करके 3 किया जाता है। यदि आपका इंडेक्स जो है, जो वैल्यू आता है 0.5% से ऊपर आता है तो आप हायर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। यदि आप 0.5 से 0.8% तक आया जाएगा तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, और यदि 0.5% से कम आता है तो आप इसे कहेंगे लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। आप जानते हैं भारत की स्थिति, आप जानते हैं भारत की स्थिति वास्तव में कुछ हद तक सुधार हुआ है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। भारत की स्थिति 1990 में जो थी 0.429% जो है इसका एसडीआई था, जबकि 2019 के जो आंकड़े नवीनतम आए हैं उसमें भारत को 0.645% के जो है पॉइंट मिला हुआ है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस दिशा में निरंतर सुधार हो रहा है, और न सिर्फ आर्थिक विकास या आर्थिक विकास बेहतर हुआ है बल्कि भारत में निम्न मानव विकास वाले देश से मध्यम मानव विकास वाले क्षेत्र की ओर निरंतर बढ़ा है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं जीडीआई क्या होता है। यह सूचकांक यूएनडीपी द्वारा 1995 में विकसित किया गया था ताकि विकास में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच अंतर को समझा जा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है किसी देश में यदि समावेशी विकास नहीं हुआ है, महिलाओं का, पुरुषों का, सभी वर्गों का विकास नहीं हुआ है, दूर दराज के क्षेत्रों तक विकास नहीं हुआ, तो वह विकास असमान विकास, कहीं ना कहीं विकास ना होने के बराबर है। तो ये देखा गया कि किसी भी देश में आर्थिक विकास तो हो जाता है पर महिलाएं जो है उस क्षेत्र में, उस देश में पिछड़ी हुई रहती हैं। तो जीडीआई जो है वास्तविक संगणना करता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति को आधार बनाकर बनाता है कि उस देश में वास्तविक कितना अंतर है। मुख्य तौर पर जब हम जो है एसडीआई से महिलाओं का एसडीआई अलग कर लेते हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं जीडीआई निकाला जाता है। जीडीआई में एसडीआई को मेल और फीमेल को अलग कर लिया जाता है, और एसडीआई को जब फीमेल के स्पेसिफाई करके निकालते हैं तो वही जीडीआई होता है। आप समझते हैं जीएम क्या होता है? लैंगिक सशक्तिकरण मापक। इसको यूएनडीपी द्वारा 1995 में विकसित किया गया था। इसके अंतर्गत किसी देश के मानव विकास में महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है इसके अंतर्गत मापा जाता है। अर्थात किसी देश में महिलाओं में कितना सशक्तिकरण हुआ है। सशक्तिकरण के यहाँ पर 3 आयाम लिए गए हैं कि पॉलिटिकल राइट कितना प्राप्त है, क्या जो है महिलाओं को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं, इकोनॉमिक राइट कितना है, महिलाओं आर्थिक रूप से कितनी समृद्ध हैं, वो क्या आज भी पुरुषों पर आश्रित है, और तीसरा जो देखा जाता है वो सोशल राइट देखा जाता है कि सामाजिक रूप से महिलाओं को कितना अधिकार दिया जाता है, समाज में महिलाओं को कितना जो है स्वतंत्रता मिली है। यदि भारत के संदर्भ में आप देखें तो आप भारत में महिलाओं को पॉलिटिकल राइट जो है पर्याप्त है।
आप देखोगे कि भारत का संविधान जो है महिलाओं और पुरुषों को एक समान रूप से देखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 समानता का साफ साफ पोषक है। और भारत में जो है सांसद में भी देखें, जो भारत की विधान परिषद और विधान मंडल है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं का जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उपस्थिति सुनिश्चित है। इसके अलावा इकोनॉमिक राइट से देखा जाए तो भारत में इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह लगता है। भारत में कुछ चुनौतियाँ हैं। भारत में महिलाएं को उतना जो है आर्थिक और सामाजिक जो है महत्व नहीं मिला है जितना कि पश्चिमी देशों में प्राप्त है। तो भारत को इस दिशा में भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। आइए समझते हैं टेक्नोलॉजी जो है अथॉरिटी इंडेक्स क्या है, तकनीकी उपलब्धता सूचकांक क्या है। देखिए, तकनीकी उपलब्धता से ही जितनी देश में आर्थिक विकास की वास्तविक पहचान की जा सकती है। कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग एवं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन में बदलाव तकनीकी से ही संभव किया जा सकता है। इसलिए किसी भी देश के मापन में एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। तो अर्थव्यवस्था के मापन का एक आधार तकनीकी उपलब्धि सूचकांक के आधार पर है कि उस देश में तकनीकी उपलब्धता कितना है। इसमें मुख्यतः देखा जाता है कि उस देश में तकनीकी आधारित जो पेटेंट है वो कितना कराया जा रहा है, उस देश में तकनीकी कितना विकास है। इसमें 4 चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंतर्गत तकनीकी सृजन की क्षमता कितना है देश में, ये देखा जाता है। इसके अलावा नई तकनीकी का प्रसार कितना हुआ है, पुरानी तकनीकी का प्रसार कितना हुआ है, इन सब चीज़ को सम्मिलित किया जाता है। मैं थोड़ा सा इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। MPI क्या होता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में UNDP द्वारा विकसित किया गया ताकि देशों में गरीबी की वास्तविक स्थिति को जाना जा सके। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार GWI जिसमें जो है लैंगिक खुशहाली सूचकांक है, जिसमें 2010 द्वारा UNDP द्वारा विकसित किया गया। किसी देश में महिलाओं का जीवन खुशहाल है या नहीं, इसकी जो है गणना की जाती है। ठीक इसी प्रकार GII लैंगिक असमानता सूचकांक 2010 में UNDP द्वारा विकसित किया गया और इसमें देखा जाता है GDI और GM के सूचकांकों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा पॉली भौतिक जीवन की गुणवत्ता सूचकांक 1976 GDI, HDI से पहले आर्थिक विकास को मापने वाला यह प्रसिद्ध सूचकांक था, जिसे डेविड मॉरिस द्वारा विकसित किया गया। इसके अलावा GNP सकल राष्ट्रीय खुशहाली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स 1972 से पूर्व सिंगो वांगचुंग, ये जो है चाइना के जो है अर्थशास्त्री थे, की अवधारणा दी गई थी। उनका कहना था कि आर्थिक विकास खुशहाली का पर्याय होना चाहिए। आर्थिक विकास को खुशहाली में बदलने के लिए 4 सूचकांकों को उन्होंने सम्मिलित किया। सबसे पहला गुड गवर्नेंस, इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके अलावा कल्चरल प्रोटेक्शन और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कितना हुआ है उस देश में। तो ये था जो है आज का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में नोट्स उपलब्ध हैं, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।